ये कहानी राजस्थान के एक साइंस कॉलेज की है। राज और उसके बेस्ट फ्रेंड रिंकू, आनंद, वैशाली, सीमा और पुनीत बहुत ही बेसब्री से वीकेंड का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन सभी ने प्लान बनाया था कि वो कर्नाटका के नागरहोल नेशनल पार्क में कैंपेन के लिए जाएंगे। इसलिए उन सभी ने कॉलेज खत्म होने के बाद कॉलेज कैंटीन में मिलने का प्लान बनाया था। सभी कॉलेज कैंटीन में इकट्ठा हुए। सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो लोग पहली बार कैंपेन के लिए बाहर जाने वाले थे। और फाइनली सैटरडे नाइट वो लोग कैंपेन की साइट पर पहुंचे। सभी लोगों ने आपस में खूब हंसी मजाक किया और रात गए तक एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाते रहे। कैंपेन का मजा ही कुछ और है। तुम तो आ ही नहीं रहे थे, कितना फोर्स करना पड़ा तुम्हें। अच्छा हुआ ना मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ ले आई। हमें लगा रात में तुम डर जाओगी। तुम लोगों से ज्यादा बहादुर हूँ मैं। वैसे सच कहूँ तो हम सब में सबसे ज्यादा डरपोक तुम ही हो। यहाँ एक रात गुजार लो, फिर मानेंगे तुम कितनी बहादुर हो। तब सीमा कहती है, अब नेक्स्ट हॉरर स्टोरी कौन सुनाएगा? चलो मैं सुनाता हूँ। एक रात की बात है। विजय को आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। रात के 10 बज चुके थे। तभी उसके भाई का फोन आया। विजय, तू कब घर पहुंच रहा है? रात के 10 बज चुके हैं। भैया, मैं बस थोड़ी ही देर में यहाँ से ऑफिस बंद करके निकल रहा हूँ। आज काम थोड़ा ज्यादा था। ऐसा कहकर वो फोन रख देता है। विजय जल्दी जल्दी ऑफिस बंद करके बस स्टॉप की ओर निकलता है, लेकिन उसका बैड लक उस दिन की आखिरी बस भी छूट जाती है। अब तो हाईवे भी सुनसान हो गया था। एक भी व्हीकल दिखाई नहीं दे रहा था। विजय थोड़ी देर ऑटो का इंतजार करके अपने भाई को फोन लगाता है। हेलो भैया, आज मैं काफी लेट हूँ। मुझे एक भी ऑटो नहीं मिल रहा। आप मुझे यहाँ बस स्टॉप के पास लेने आ जाओ। ओके, मैं अभी पहुँचता हूँ, तू वहीं रुक। तभी विजय को रोड के उस पार झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। विजय उस आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों के पीछे जाकर देखता है, तो वहां उसे एक लड़का नीचे बैठा रोते हुए दिखाई दिया। उस लड़के की हालत खराब थी। उसके कपड़े भी काफी खराब थे। विजय ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कौन हो? इतनी रात गए इस डरावने सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? लेकिन वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। उस लड़के ने बिना कुछ कहे अपनी लेफ्ट साइड की ओर इशारा किया, लेकिन उस तरफ कब्रिस्तान था। विजय ने डरते हुए पूछा, तुम कब्रिस्तान की तरफ रहते हो? उस लड़के ने गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। फिर वो दोनों कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। वो लड़का आगे आगे था और विजय उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी विजय को उसके भाई का फोन आया। विजय ने फोन रिसीव किया, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से हेलो भाई आवाज नहीं आ रही थी। तभी उसका फोन नीचे गिर गया। विजय जैसे ही फोन उठा के खड़ा हुआ तो उसे वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया। वहां विजय का भाई विजय को ढूंढ ढूंढ कर काफी परेशान हो गया, लेकिन उसे विजय कहीं नहीं मिला। विजय के भाई ने पुलिस स्टेशन में विजय के गुमशुदा होने की एफआईआर दर्ज कराई।
लेकिन पुलिस वालों के हाथ भी कोई सुराग नहीं लगा। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। विजय का भाई अपने 2 फ्रेंड्स के साथ उसी जगह जाकर अपने भाई को ढूंढने का प्लान बनाता है। वो तीनों उसी जगह पहुंचते हैं जहां से उसके भाई ने उसे आखिरी बार फोन किया था। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। वो लोग उस आवाज का पीछा करते हुए रोड के उस पार झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं। तो वहां उन्हें एक लड़का रोते हुए दिखाई देता है। तभी विजय का भाई कहता है, तुम दोनों यहाँ पेड़ के पीछे खड़े रहकर मुझ पर नजर रखना, मैं आगे जाकर देखता हूँ बात क्या है। विजय के भाई को उस लड़के पर थोड़ा शक होता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़कर उस लड़के से पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है। लेकिन वो लड़का कोई जवाब न देते हुए हाथों से कब्रिस्तान की ओर इशारा करता है। विजय का भाई ये देखकर डर जाता है और समझ जाता है कि उसका भाई अब जिंदा नहीं है। वहीं पर उसे अपने भाई का मोबाइल भी पड़ा मिला। वो दौड़कर अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और सब बता देता है कि उसका भाई अब जिंदा नहीं है। इस घटना से तीनों दोस्त डर जाते हैं और अपनी जान बचा के भागते हैं। तभी वो लड़का अपने स्केरी रूप में आकर तीनों का रास्ता रोकता है और उन्हें मार देता है। ओह माय गॉड, वेरी क्रीपी स्टोरी। सच में काफी डरावनी थी। अब मैं एक हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ। अरे शेखर सर, आपको कल की मीटिंग के बारे में पता है ना? आप निकल गए हो। हाँ राजीव, मैं आज सुबह ही निकल गया हूँ। कल मीटिंग में टाइम पर पहुँच जाऊंगा। चलो बाय। शेखर एक डायमंड मर्चेंट था और बिजनेस मीटिंग के लिए सूरत से दिल्ली जा रहा था। थोड़ी देर बाद शेखर की वाइफ का फोन आता है। हेलो, आप कहाँ तक पहुँचे? खाना खा लिया है ना? हाँ प्रिया, मैंने खाना खा लिया है। अब मैं काफी थक चुका हूँ, इसलिए आज नाइट किसी होटल में स्टे करके कल सुबह ही निकल जाऊंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। शेखर एक चेन स्मोकर था और अब उसकी सिगरेट भी खत्म होने में आ रही थी। शेखर को थोड़ी देर बाद दूर से एक होटल दिखाई देता है। शेखर उस होटल के पास पहुंचता है। होटल दिखने में काफी पुराना और खंडहर जैसा था। वहां काफी सारी जंग लगी कारें पड़ी थी। लेकिन शेखर बहुत थक चुका था, इसलिए इन सब बातों को इग्नोर करके वो अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो वहां कोई नहीं था। रिसेप्शन टेबल पर भी कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर से आता है। आई एम सॉरी सर, बोलिए, एक कमरा चाहिए प्लीज। 1 नाइट? सॉरी, 1 नाइट? यस। आदमी रूम बुक करने लगता है। तभी शेखर सिगरेट निकालने ही वाला होता है कि उसकी नजर आगे लगे नो स्मोकिंग बोर्ड पर जाती है। शेखर को वहां कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए शेखर पूछता है, कोई वेटिंग या भीड़ भाड़ नहीं है? नहीं, धंधा कुछ खास नहीं चल रहा, इसलिए सारा काम खुद ही कर लेता हूँ और अच्छा भी लगता है। दीजिए बैग। फिर वो आदमी शेखर को उसके रूम तक ले जाता है। रूम तक जाने वाले रास्ते पर हर जगह नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड लगा होता है। फिर वो दोनों रूम में पहुंचते हैं। आइए सर, ये रहा आपका रूम। वो आदमी रूम की विंडो खोल देता है। शेखर को
रूम के अंदर भी नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड दिखाई देता है। तब शेखर उस आदमी से कहता है, रूम में भी वो क्या है ना सर, जो बाहर कॉरिडोर में नहीं पढ़ पाते उनके लिए है। अरे यार, यहाँ कोई तो कमरा होगा ना जहाँ मैं सिगरेट पी सकता हूँ। क्या है ना, पूरा होटल नो स्मोकिंग होटल है ना सर। गुड नाइट। ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है। शेखर दरवाजा बंद कर देता है। नो स्मोकिंग होटल। जैसे ही शेखर सिगरेट पीने जाता है तो कोई दरवाजा नॉक करता है। क्या सर, जाने के पहले मैंने क्या बोला था सर? किस बारे में? सिगरेट के बारे में। देखिए, अगर आपने सिगरेट पी तो आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। कैसा बुरा? आपकी तबीयत खराब हो सकती है ना सर। ऐसा कहकर वो चला जाता है। शेखर भी नहाने चला जाता है। शेखर उस आदमी की बात को इग्नोर करके जैसे ही सिगरेट पीने लगता है तभी अचानक लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और कमरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। अचानक कमरे में अंधेरा हो जाता है। शेखर भागकर रिसेप्शन पर जाता है और उस आदमी को सारी घटना बता देता है। मैंने कहा था ना सर, सिगरेट मत पीना, कुछ भी बुरा हो सकता है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। सर, अगर आप यहाँ रहेंगे तो मैं आपकी ये सिगरेट पीने की आदत छुड़ा सकता हूँ। सिर्फ 6 महीने की तो बात है। सर, यकीन मानिए मेरा, मैंने 70% लोगों को सुधार दिया है और बाकी 30% और बाकी के 30%। हाँ, ओह आइए आइए सर, आइए आइए सर, कम प्लीज कम। अरे कम। वो आदमी शेखर को रूम में ले जाता है। आइए ना सर। शेखर धीरे धीरे उस रूम में जाता है। उस रूम की हालत देखकर शेखर काफी डर जाता है। उस कमरे में काफी सारी लाशें पड़ी थी। तभी वो आदमी कहता है, ऊपर के कमरे में भी कुछ लाशें हैं सर। बहुत कोशिश की सर, लेकिन 6 महीने के बाद भी ये लोग अपनी आदत नहीं छोड़े, तो क्या करता सर, आप बताइए। और अब मैं मजबूर हूँ। आपको भी कितना समझाया, लेकिन आप भी नहीं माने, इसलिए No! No! एक लड़का वहां रुकने आता है। वो लड़का भी चेन स्मोकर था। वो रिसेप्शन बेल बजाता है और उसके हाथ में सिगरेट होती है। एक रूम मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। सर आपका, सर यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। वो लड़का शेखर की बात नहीं मानता और उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ता है। फिर क्या, उसके साथ भी वही हुआ जो शेखर के साथ हुआ था। यार वैशाली, ये बहुत ज्यादा हॉरर स्टोरी है यार। ऐसा थोड़ी ना कभी होता है, कोई किसी की स्मोकिंग हैबिट चेंज करने के लिए इतना पीछे पड़ जाता है क्या?
मुझे तो उस होटल वाले का कैरेक्टर अच्छा लगा, सोशल सर्विस कम साइकोपैथ। लेकिन जो आदमी होटल में ठहरने आया वो इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? इतनी जल्दी कहाँ यार, 6 महीने लगे। अरे 6 महीने में कोई इतना बदलता है क्या? डिपेंड करता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। वैसे तो बदलने के लिए एक रात ही काफी है। हे, मैंने किसी को देखा है वहां। अरे कोई नहीं है, वो तुम्हारा डर है। ये ऐसे ही डरा रहा है यार। मुझे लगा कि मैंने किसी को देखा। वो आकाश याद है? आकाश, मोटे चश्मे वाला। उसने टीचर को बताया कि मैगजीन मेरे बैग में है, तो मुझे डर लगा। मैंने मैगजीन फटाफट निकाल के पुनीत के बैग में डाल दी। तो वो तू था। सारा बिल मेरे ऊपर ही फाड़ दिया तूने। तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? टॉपिक मत चेंज कर यार। आनंद तू बैठ, मुझे एक बात याद आई। चल तू अपनी कहानी सुना। अब मैं एक हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। यह स्टोरी काफी डरावनी है और सच्ची घटना है। ये घटना तब की है जब मैं अपने वैकेशन के लिए अपने होम टाउन राजस्थान गया था। ये वाकया मेरी फ्रेंड रूपा, उसकी फ्रेंड के साथ हुआ है और अब वो इस दुनिया में नहीं। रूपा की फ्रेंड का नाम शिवानी था और वो एक सुपर मॉडल थी। वो अपनी टीम के साथ अपने फोटोशूट के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क में आई थी, जो राजस्थान के एक सवाई माधोपुर में है। मैम, आपका शॉट रेडी है, चलिए। ओके तुम चलो, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद शिवानी फोटोशूट के लिए चली जाती है। हेलो सर। शिवानी, आर यू रेडी? यस। ओके। वहां 2 आदमखोर छिपकर उन्हें देख रहे थे, जो नरभक्षी थे। फिर शिवानी काफी देर तक फोटोशूट कराती है। शिवानी, आज तुमने काफी अच्छा शॉट दिया है। हम कल सुबह 9 बजे फिर से फोटोशूट करेंगे, ओके? जाओ, अब तुम जाके फ्रेश हो जाओ, डिनर पे मिलते हैं। ओके सर। सर, यहाँ आसपास कुछ देखने जैसा है? ये जगह मेरे लिए नई है और अभी मैं फ्री भी हूँ, तो सोच रही हूँ कि फ्रेश होके थोड़ा घूम के आऊँ। श्योर, तुम एक काम करो, जल्दी फ्रेश होके निकल जाओ। यहाँ से बाहर निकलकर तुम्हें ठीक 2 किलोमीटर के बाद 2 रास्ते दिखाई देंगे। उसमें से तुम लेफ्ट साइड की ओर चली जाना। वहाँ आगे 1 किलोमीटर के बाद एक बहुत ही अच्छा काली माता का मंदिर है और उसके पास ही एक सुंदर सी झील है। पर ध्यान रखना, लेफ्ट साइड ही जाना। गलती से भी राइट साइड का रास्ता मत लेना, क्योंकि वहाँ आए दिन अनहोनी घटना होती रहती है और वो रास्ता घने जंगल की ओर जाता है। सुना है वहाँ पर आदमखोर नरभक्षी का बहुत ही पुराना काबिला है, जो इंसानों को मार के खाते हैं। सो मेक श्योर डू नॉट गो राइट साइड। और हाँ, तुम्हें जब भी जाना हो तब मेरी कार लेके चली जाना और शाम होने से पहले वापस आ जाना। ये पूरा जंगल इलाका है, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ऐसा कहकर शिवानी अपने रूम में चली जाती है और फ्रेश होती है। अब शिवानी सैर सपाटे पर जाने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो कार स्टार्ट करती है तो कार स्टार्ट ही नहीं होती। तभी उसे पास में ही रखी एक बाइक दिखाई देती है। शिवानी को बाइक राइड करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो बाहर निकलकर उस बाइक वाले को ढूंढती है। वो वहां खड़े एक लड़के से पूछती है, भैया ये बाइक किसका है? मैम, ये बाइक तो विशाल सर का है। फिर शिवानी विशाल सर के पास जाती है। विशाल सर,
हाँ बोलो शिबानी। विशाल सर, क्या मुझे आपका बाइक चलाने मिल सकता है? वो क्या है ना, मैं कार से जाने वाली थी लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। हाँ शिबानी, क्यों नहीं। फिर शिबानी बाइक लेके जंगल के रास्ते निकल जाती है। थोड़ी दूर जाते ही शिबानी को अपनी फ्रेंड रूपा का फोन आता है, तो शिबानी फोन रिसीव करके बाइक राइड करते हुए बात करती है। शिबानी, तू कब लौट रही है? तेरा फोटोशूट हो गया? नहीं, कल का आखिरी है, फिर निकलूंगी यहाँ से। अभी तो बाहर घूमने निकली हूँ बाइक पर। कहा? यहाँ पास में ही काली माता का मंदिर है, वहाँ। एक मिनट रूपा, ये रास्ता काफी सुनसान है, शायद मैंने रॉन्ग टर्न ले लिया। मुझे तो लेफ्ट साइड जाना था, ऐसा लग रहा है मैं राइट साइड के रोड पर चली आई। क्या? वहाँ आदमखोर नरभक्षी लोगों का खौफ फैला है, वो लोग इंसानों को मार के खा जाते हैं। तू फटाफट वहाँ से निकल शिबानी। शिबानी जैसे ही टर्न लेती है तो उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो काफी रो रही थी। रूपा, यहाँ एक छोटी बच्ची है जो रो रही है। शिबानी, उसके पास मत जाना, ये उन लोगों की कोई चाल होगी। शिबानी, मेरी बात मानो। लेकिन शिबानी रूपा की बात नहीं मानती और उस बच्ची के पास जाती है तो वो बच्ची अचानक गायब हो जाती है। ये देखकर शिबानी काफी डर जाती है और अपनी बाइक की तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रूपा, यहाँ सच में आदमखोर है और ये मेरी तरफ आ रहे हैं, ये मुझे मार डालेंगे। काफी सारे नरभक्षी वहाँ आ जाते हैं और शिबानी को घेर लेते हैं। वो नरभक्षी शिबानी को घेर कर उसकी बॉडी खाने लगते हैं। और उस वक्त का ये वाक्या रूपा के मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड हो चुका था। ये तो काफी डरावना वाक्या है। अगर शिबानी रूपा की बात मान लेती तो आज वो जिंदा होती। सच है, और शिबानी को इस तरह जंगल में अकेले नहीं निकलना था, किसी को साथ ले जाती। मुझे किसी की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई है और हमें वॉच कर रहा है। रिंकू, लगता है इस जंगल में भी नरभक्षी आदमखोर है। स्टॉप इट यार, ऐसा कुछ नहीं है, उसे डराओ मत। हम लोग कब से स्केरी स्टोरी सुना रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को वहम हुआ है कि कोई है। लेकिन ये सारे फ्रेंड्स एक बात से अनजान थे कि सच में वहां कोई है जो उन लोगों को वॉच कर रहा है। हे गाइस, अब मैं सुनाती। ये कहानी बहुत ज्यादा खौफनाक है और ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है कुचिसाके ओना। कुचिसाके ओना जापान की रहने वाली थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? इस क्वेश्चन का जवाब उस इंसान को मार भी सकता था और बचा भी सकता था। एक लड़का सुनसान जगह पर सिगरेट पी रहा था कि तभी, अरे कौन है वहां? जवाब दो। फिर उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो जगह सुनसान होती है। एक जवान लड़की, वो भी इतनी रात को। वो लड़की उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है और तभी वो लड़की उस इंसान के पास आकर पूछती है, क्या मैं
खूबसूरत हूँ? हाँ, अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें बिल्कुल अप्सरा जैसी है। अच्छा, और अब क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या अब भी मैं खूबसूरत हूँ? न, न, नहीं। कुची साके। कुची साके अब शैतान बन गई थी और अब वो उस लड़के को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। कुची साके ओना एक खूबसूरत लड़की थी जो जापान के एक छोटे से गांव में रहती थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी खूबसूरती की वजह से उसे पूरा गांव जानता था, पर उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था। तो जाहिर सी बात है, हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता था और कुची साके को भी ये सब अच्छा लगता था। कुची साके अक्सर पूछा करती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, तुम खूबसूरत हो। लोग उसकी खूबसूरती की अक्सर तारीफ किया करते थे। कुची साके एक शादीशुदा लड़की थी और उसका पति एक समुराई था, जिसकी वजह से वो कुची साके को वक्त नहीं दे पाता था। कुची साके की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन जब समुराई युद्ध से वापस लौटा, तब उसने कुछ आवाज सुनी। वो आवाज का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर वो शॉक्ड रह गया। उसकी पत्नी कुचिसाके किसी गैर मर्द की बाहों में थी। कुचिसाके को किसी और के साथ देखकर वो आग बबूला हो गया। कुचिसाके, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कभी मत छोड़ना कुचिसाके, मुझे कभी मत छोड़ना। हमेशा मेरे साथ रहना। ये सब सुनते ही समुराई का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। जैसे ही समुराई ने उस आदमी को जान से मारने के लिए तलवार निकाली, तो वो आदमी समुराई के सामने जिंदगी की भीख मांगने लगा। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। कुचिसाके ओना इस गांव की सबसे खूबसूरत औरत है। उसके जैसा कोई नहीं। शायद यही वजह थी कि मैं ना चाहते हुए भी ये सब कुछ कर बैठा। समुराई ने उस आदमी की जान ले ली, पर उसकी कही बात उसके दिमाग में बैठ गई। और इन सब की शुरुआत कुचिसाके ओना ने की थी, क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था। सब कसूर तुम्हारी ही खूबसूरती का है। आज मैं इसे ही खत्म कर दूंगा। फिर उस समुराई ने तलवार से उसके मुंह से लेकर उसके कानों तक उसे बुरी तरह से रेत दिया और फिर वो वहां से हमेशा के लिए चला गया। कुचिसाके दर्द से तड़पती रही और बेहोश हो गई। जब कुचिसाके को होश आया और उसने आईने में अपना चेहरा देखा, तो वो बहुत निराश हो गई। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन ये एक निशान बन गया था, कभी न मिटने वाला निशान, जिसकी वजह से कुचिसाके बहुत ही बदसूरत दिखने लगी थी। उसे किसी के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसने ऐसे जीने से मर जाना बेहतर समझा और कुछ ही दिन बाद उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तब से लेकर आज तक वो इस दुनिया में भूत बन के भटक रही है।
कहते हैं जापान में लोगों को आज भी एक औरत दिखती है जिसने मास्क पहना होता है और देखने में वो एक आम औरत जैसी ही दिखाई देती है। सुनसान जगहों पर जब उसे कोई इंसान दिखाई देता है तो वो उसके करीब जाती है और पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर तुम उसे जवाब देते हो कि तुम खूबसूरत हो तो वो अपना मास्क हटाती है और फिर तुमसे पूछती है, और अब क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या अब भी मैं खूबसूरत हूँ? अब तुमने जवाब दिया नहीं, तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वो तुम्हें मार देंगी। और तुमने जवाब दिया, हाँ तुम अब भी खूबसूरत हो, तो वो तुम्हारे चेहरे को चाकू से रेत कर अपने ही जैसा बना देंगी। अब तुम भी खूबसूरत हो, हा 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 हा। कुछ लोग कहते हैं अगर वो तुम्हें मिले और कोई सवाल करे तो उसके सवाल का कोई जवाब मत दो और फौरन वहां से निकल जाओ। ऐसा करके शायद तुम अपनी जान बचा सकते हो। वो बुलाती है लेकिन जाना नहीं, क्योंकि तुम बदसूरत ही अच्छे हो। यार सीमा, ये स्टोरी भी बहुत डरावनी थी। जब भी जापान जाने का मौका मिले तो खासकर कुचिसाके ओना को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें भी खूबसूरत बना देंगी। वैसे तो बदसूरत है, तुझे कुचिसाके के पास अपनी सुंदरता का इलाज करा लेना चाहिए। दोस्तों, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं गाड़ी में से कुछ खाने का लेने जा रही हूँ। किसी को कुछ चाहिए हो तो बता दो, मैं लेकर आऊंगी। वैशाली, चलो मैं भी साथ में आता हूँ तुम्हें कंपनी देने के लिए। नहीं राज, मैं चली जाऊंगी, मुझे डर नहीं लगता। ऐसा कहकर वैशाली गाड़ी की तरफ जाती है। जंगल से गाड़ी की तरफ जाते वक्त उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। इससे वैशाली काफी डर जाती है। हेल्प हेल्प, प्लीज समबडी हेल्प, यहाँ सच में कोई है, ये मुझे मार डालेगा। राज, पुनीत, प्लीज मेरी हेल्प करो। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस स्टोरी का अगला पार्ट देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें।